दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। शादी का मंडप सजा हुआ था। किरण के पिता हरीश की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियाँ मांग रहे थे। आरव बेटा, ऐसे शादी के लिए मना मत करो। मेरी किरण की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। आरव बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया था। फोटो में तो इसका रंग गोरा ही दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है, आरव अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे पर जोर नहीं देंगे। चलो आरव बेटा, चलो। आरव शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज किरण की शादी दहेज के कारण नहीं, बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। किरण के पिता ने किरण की शादी के लिए अपनी गांव की जमीन को बेच दिया, ताकि किरण की शादी में कोई कमी न रहे। हरीश किरण की खुशियाँ चाहता था। किरण के लिए हरीश उसका पिता और माँ दोनों था। किरण जब 5 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से हरीश ने अकेले ही किरण को पाल पोस कर बड़ा किया। किरण बिटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, किरण बिटिया, किरण बिटिया। पापा, क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं पापा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूं। पापा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम वापस गांव चले जाएंगे पापा। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसी की याद दिलाता था, इसीलिए मैं तुझे लेकर शहर आ गया बिटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बिटिया, अब अपने गांव चलते हैं। किरण अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते हुए आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में हरीश फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ पापा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बैठो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। किरण बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है। काम पर जाना भी तो जरूरी है ना। मैं चाय शाम को पी लूँगा। अभी मैं जाता हूँ। आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। पापा, आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने। और आप जानते हैं ना कि मुझे नाव चलानी बहुत अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और मुझे रोकना मत। आपको पता है ना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। किरण हरीश को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने के लिए चली जाती है। पर किरण जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी, तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है। बचाओ, बचाओ। अरे, ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है। मुझे इसे बचाना होगा। किरण डूबते हुए लड़के को बचा लेती है। लड़का बेहोश हो गया था। किरण लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो आरव जी हैं। ये यहाँ पर? हम दोनों यहाँ घूमने के लिए आए थे। अचानक आरव का पैर फिसल गया और ये नदी में डूबने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है। आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। किरण बिटिया, तू जानती है ना, ये वही आरव है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना।
मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताजा हो जाएं। आरव को होश आ जाता है। वो भी किरण और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। आरव, मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया। आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किरण, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आरव 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सर पर पत्थर लगा था, जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। किरण बिटिया, तुमने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? जानती है, तू जितना आरव को देखेगी तुझे उतना दुख होगा। पापा, आप ही तो कहते हो, मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी आरव के जख्म ताजा हैं, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। किरण का स्वभाव और सेवा भाव देखकर आरव बहुत शर्मिंदा होता है। उसने किरण के साथ इतना बुरा किया। उसके सामने रंग के कारण उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और आज वही किरण उसकी इतनी सहायता कर रही थी। आरव को वहाँ रहते 2 दिन बीत चुके थे। आरव, किरण तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत गलत किया है यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है यार। अब किस मुंह से माफी मांगू? आरव अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी हरीश की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ पापा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। किरण, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी। वहाँ अच्छे से हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो पापा। किशन, तो एक एम्बुलेंस बुक कर। हम आज ही किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। आरव किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है। किरण के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और समय पर इलाज हो जाने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। किरण, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। अपने आंसू पोंछ लो। हरीश को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। अरे बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पापा, आप ठीक हो। मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और है। मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे किरण का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे किरण से अच्छी लड़की कोई और मिल ही नहीं सकती। किरण लाखों में एक है। किरण, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। और फिर कुछ ही दिनों बाद आरव और किरण की शादी हो जाती है और किरण का जीवन खुशियों भरा हो जाता है।
कविता और तनु बचपन की दोस्त थी। साथ खेलना कूदना, उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी, पर अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे, तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। तनु बेटे, ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन, लड़के वालों का फोन आया था। शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है। इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते। उनकी अपनी कोई मजबूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा, उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता अब 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है फिर कविता से मिलना मेरा कब हो। और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है तनु बेटा, कविता तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा, तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी न रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता, सागर जी का फोन आया था। उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप। अरे सोनम कैसी हो? कविता, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस 1 कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए चाय। और सोनम, आपके लिए क्या लाऊं? चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम, ये मेरी बचपन की सहेली कविता है। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी, आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है। तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी,
मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी, मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा, अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ। कविता की बारात वापस चली जाती है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने, बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई। अब भला इसका कौन हाथ थामेगा? तनु, मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू रुक, मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी, आंटी जी, कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी, कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवाकर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है
और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया क्या देख रहा है। कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ, बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है।
और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें। और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है। रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं। माधुरी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी, इसलिए माधुरी के पिता सूरज और माँ नीता अपनी बेटी की हर बात मानते थे और उसकी हर एक छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे नीता, जल्दी से मिठाई लाओ और सबका मुंह मीठा करवाओ। सूरज की बात सुनकर नीता और माधुरी जल्दी से उससे पूछते हैं, क्या हो गया जी, जो सबका मुंह मीठा करवा दूं? अरे बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। हमारी माधुरी बिटिया के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है
और वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। कुमार जी कह रहे थे उसे हमारी माधुरी जैसी पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, जो उनके बेटे नीरज के साथ उनकी कंपनी संभाल सके। माधुरी का परिवार नीरज और उसके परिवार को पहले से जानते थे। नीरज एक बड़ी कंपनी का मालिक था और सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही धूमधाम से माधुरी की शादी नीरज से हो जाती है। नीरज के घर वाले भी माधुरी का अपने घर में बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं। भाभी, कमरे में जाने से पहले हमको कुछ शगुन देना पड़ेगा। बिना शगुन के आप अंदर नहीं जा सकती। करण की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कल से कंपनी में मेरे साथ चलना और काम करना, तब शगुन मिलेगा तुम्हें। क्या भाई, आप भी हर समय काम की बातें करते रहते हो? बेटा, ये शगुन लिए बिना मानेगा नहीं। फिर माधुरी करण को शगुन देती है। सब इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के 2 दिन बाद नीरज सुबह सुबह कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं भी चलूं क्या आपके साथ? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी तुम घर पर आराम करो और अभी बुआ जी यही हैं। उनके साथ बातें करो, नहीं तो वो बोलेंगी कि बहू रानी को अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है। माँ, पिताजी, मैं कंपनी के लिए निकल रहा हूँ। माधुरी को भी लेते जा अपने साथ में। माधुरी को अभी घर पर ही छोड़ रहा हूँ। वो कुछ दिनों बाद मेरे साथ कंपनी चलेगी। और फिर नीरज चला जाता है। बहू को काम पर ले जाने की क्या जरूरत है? बहुएं तो घर संभालने के लिए बहुत हैं। तभी कुछ देर बाद करण का घर पर फोन आता है और वो बताता है कि नीरज भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर कुमार तो मानो जैसे सुन हो गया हो। क्या हुआ जी? किसका फोन था? कुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। कैसे भी हिम्मत करके वो नीलम और माधुरी को सब बताता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे नीरज को कुछ नहीं हुआ है। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी कुछ देर में करण अपने भाई नीरज को लेकर घर आता है। पूरे घर में रोने की आवाजें आ रही थी। माधुरी के माँ पिता भी वहाँ पर आते हैं और वो सब बहुत दुखी थे। एक ही पल में सारी खुशियाँ छीन गई थी। माधुरी, जो 2 दिन पहले ही दुल्हन बनी थी, अब वो विधवा हो जाती है। फिर कुछ ही देर में नीरज का अंतिम संस्कार हो जाता है। माधुरी के माँ पिता अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थे। नीता माधुरी की सास से बोलती है, बहन जी, क्या हम माधुरी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएं? यहाँ रहेगी तो नीरज को याद करके बहुत दुखी होगी। यहाँ हर एक चीज उसे नीरज की याद दिलाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना माँ। मुझे नीरज की यादों के साथ यहीं रहना है। तभी नीरज की बुआ कुछ औरतों के साथ वहाँ आती हैं, जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। जो होना था वो हो गया। अब माधुरी को नीरज की विधवा बनकर ही रहना होगा। फिर बुआ उन औरतों से कहती हैं, अंदर ले जाकर इसे सफेद साड़ी पहना दो, फिर इसका मुंडन कर दो। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, सब जरूरी है। एक विधवा को कैसे रहना है, ये आजकल के लोग क्या जाने। तभी तो इन औरतों को लेकर आई हूँ। मेरी बेटी के बाल मत काटो। देखिए, आप कुछ मत बोलो। जो करना है करने दो। अब विधवा को विधवा की तरह ही रहना होगा ना। माधुरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था
कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस फूट फूट कर रोई जा रही थी। वो औरतें माधुरी को सफेद साड़ी पहनाकर बैठा देती हैं और फिर बाल काटने के लिए उस तरह ले आती हैं। सब लोग ये देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब उसे माधुरी का नसीब समझकर चुपचाप खड़े थे। करण भी वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था और वो अपनी भाभी की ये हालत देख नहीं पा रहा था। आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये लोग भाभी के बाल काटने वाले हैं। सबको ऐसे बुत बने देख करण मंदिर से सिंदूर लाता है और वो माधुरी की मांग भर देता है। माधुरी करण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आप चाहे मुझे कितना भी मार लो, लेकिन मैं आपके साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। माधुरी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अनर्थ हो गया, विधवा बहू से शादी, तुम सब पाप के भागी बनोगे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। फिर सभी लोग माधुरी के कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि करण ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। बेटा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और नीरज की आत्मा भी तुम्हें ऐसे रोते देखकर बहुत दुखी होगी। हम जानते हैं नीरज को भूलकर दूसरी शादी करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए हम सब तुम्हारी शादी अब करण से करवाना चाहते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में माधुरी की शादी करण से हो जाती है और खुशियाँ माधुरी की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। वीरपुर नाम के एक गांव में एक सुलेखा नाम की बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा, रीमा और मीरा। सुलेखा का पति बहुत साल पहले एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद से सुलेखा अकेली पड़ गई थी और तीनों बेटियों की परवरिश सुलेखा ने अकेले ही की। सुलेखा बहुत ही गरीब थी और खाने के लिए एक समय का भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किलों से वो कर पाती थी। सुलेखा घर घर जाकर लोगों का काम करती थी। उससे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उससे ही घर का खर्च चलाती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम तीनों भी अपने अपने काम कर लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, फिक्र मत करो, हम सारे काम कर लेंगे और हम तीनों अपना ध्यान भी रख लेंगे माँ। माँ, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलती हूँ और आपकी मदद करवा दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं कर लूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहती हो ना। अब हम बड़े हो गए हैं ना माँ, तो आपको घर में ही रहना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए। अब हम जाकर आपके बदले का काम कर सकते हैं माँ। नहीं बेटा, मुझे ये काम करने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम कभी भी ना करना पड़े। मेरी बच्चियों, अब तो तुम्हारी शादी की भी उम्र होती जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी कैसे करवाऊंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, सब देखा जाएगा वक्त आने पर। ऐसा कहकर सुलेखा काम पर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। यहाँ घर पर दोनों सीमा और रीमा मीरा से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि सुलेखा अपनी छोटी बेटी मीरा से बहुत प्यार करती थी। सीमा और रीमा हमेशा ही सुलेखा के जाने के बाद मीरा से सारे घर का काम करवाती थी, पर सुलेखा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और उसे अपनी बेटियों पर बहुत विश्वास था और वो तीनों को ही बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। रीमा देख रही है ना, दिन ब दिन माँ से ये कितना चिपकती जा रही है। जब देखो माँ को मक्खन लगाते रहती है। माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती रहती है, हमसे नहीं करती।
हाँ बहन, ये तो मैंने भी देखा है, कैसे ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में माँ को फंसा लेती है, पर माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है। हमें इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। हाँ बहन। वो दोनों कुछ उपाय सोचने लगती हैं। रात को सुलेखा घर आती है। सीमा अपनी माँ को फंसाने की कोशिश करती है। माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करती है, सिर्फ दिखावे के लिए। माँ, तुम बहुत थक गई होगी ना? क्यों ना मैं आपकी पैर दबा दूं, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। और माँ, मैं आपका सर दबा दूंगी। अरे नहीं नहीं मेरी बच्चियों, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ, हम सब ने खाना खा लिया है, बसें काफी रह गई हैं। माँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, ठीक है। ऐसा कहकर सुलेखा हाथ मुँह धोने के लिए चली जाती है। सीमा और रीमा दोनों ही अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करती हैं। खाना खाने के बाद सुलेखा सोने के लिए जा रही थी। माँ, आपका सर या पैर दबा दूं क्या? मेरी बच्ची, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो ठीक है, दबा दो। बेटियों के बार बार जिद करने पर सुलेखा सीमा और रीमा को सर और पैर दबाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ देर तक जब दोनों हाथ और पैर दबा रही होती हैं, तो वो थक जाती हैं और अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, दर्द खत्म हो गया क्या? मैं थक गई हूँ। बेटी, अभी तो तूने शुरू ही किया था, तू इतनी जल्दी थक गई? रीमा, तू भी थक गई है क्या? हाँ माँ, मैं भी थक गई हूँ। वैसे तो इतना बोल रही थी तुम दोनों कि आपके सर और पैर दबा दूं। अब हाँ बोल दिया तो तुम दोनों से हो ही नहीं रहा है। कितनी कमजोर हो तुम दोनों, अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। जाओ तुम दोनों, जाकर सो जाओ और मीरा को मेरे पास भेज देना। क्यों माँ, क्या हुआ? उसे क्यों आपके पास भेजना है? बेटा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? आप हम दोनों को बताओ, हम दोनों हैं ना? हाँ माँ, हम दोनों हैं तो हमें बताओ ना, क्या बात है? आप मीरा को क्यों परेशान करती हो? वो तो बेचारी थक कर सो गई होगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। जब तक वो मुझे नहीं सुला देती, उसे नींद नहीं आती। वो बात कर ही रहे होते हैं कि मीरा कमरे में आ जाती है। मीरा को देखकर सीमा और रीमा दोनों बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती हैं और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। मीरा अपनी माँ के पास जाकर सर और पाँव दबाने लगती है। पता नहीं बेटा, इन दोनों का क्या होगा। दोनों पता नहीं क्या करती रहती हैं, बड़ी ही जल्दी थक जाती हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। क्या माँ, तुम भी ना फालतू में ही फिक्र करती रहती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना ज्यादा मत सोचा करो। ऐसा कहकर सुलेखा मीरा को सोने के लिए बोल देती है और खुद भी सो जाती है। सुलेखा की सभी आस पड़ोस में रहने वाले लोग मीरा की बहुत तारीफ करते रहते थे और हमेशा मीरा की ही बात किया करते थे। अगर सुलेखा के घर में कोई भी मेहमान आता तो वो भी मीरा की तारीफ किया करता। इस बात से सीमा और रीमा दोनों गुस्सा हो जाते थे। मीरा सभी के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करती थी और सबकी सेवा भी करती थी। इस वजह से सभी उससे खुश रहते थे। एक दिन सीमा और रीमा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो दोनों ही कुछ सोचने लगती हैं। तभी, बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ, मीरा का भी ध्यान रखना। रीमा, देखा,
माँ अभी भी उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही हैं। हाँ बहन, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो सभी इसकी हमेशा बढ़ाई करते रहते हैं। सुलेखा काम के लिए चली जाती है और वो पूरे दिन काम की तलाश करती है, पर उसे आज कहीं भी काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर वापस आ जाती है। फिर मीरा अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? बेटा, आज के दिन कहीं भी काम नहीं मिला, क्या करूँ मैं? ऐसे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा और फिर हम खाएंगे कहाँ से बेटा? माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा है ना? माँ, वो सब कुछ ठीक करेंगे, आप ज्यादा फिक्र मत किया करो माँ। और फिर कुछ दिनों बाद घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। सभी का भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। सभी बहुत ज्यादा दुखी और हताश हो जाते हैं। मीरा से ये सब देखा नहीं जाता और वो घर से बाहर कुछ खाने की तलाश में और काम की तलाश में निकल पड़ती है। मीरा बहुत से घरों में काम के लिए पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वो हार मानकर एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पर एक राजकुमार की नजर पड़ती है और वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे निराश क्यों बैठी हो? मेरी माँ और मेरी बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं। ऐसा ही रहा तो सभी बीमार हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप मुझे अपने साथ ले चलें। मीरा राजकुमार को अपने साथ ले जाती है। जब राजकुमार मीरा के घर जाकर सबकी हालत देखता है तो उसको सभी पर बहुत दया आती है और वो सभी के लिए खाना लेकर आता है और मीरा की माँ सुलेखा से मीरा से शादी करने के लिए मीरा का हाथ मांगता है। राजकुमार मीरा को बहुत पसंद करने लगता है और राजकुमार की शादी मीरा से हो जाती है। फिर सभी हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें फिर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। ये कहानी केशवपुर नामक एक गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी की है, जिसके पिता का नाम विनोद था और उसकी एक बेटी थी उर्वशी। उर्वशी अपने पिता के साथ रहती थी। जब वो 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने अकेले ही अपनी 5 साल की बेटी को पाला था। उर्वशी दिखने में बचपन से ही बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। उर्वशी के पिता पास ही के गांव में एक सेठ के घर काम किया करते थे। अरे कहाँ मर गया तू? जल्दी मेरे जूते ला, मुझे वरुण के स्कूल जाना है। आज मेरे बेटे की परीक्षा का रिजल्ट आ रहा है, मुझे टाइम से पहुंचना है। ये लीजिए साहब आपके जूते। सेठ खूब तैयार होकर अपने बेटे के स्कूल जाता है, लेकिन जब उसको अपने बेटे का रिजल्ट मिलता है तो वो गुस्से में घर आता है और अपने बेटे को खूब डांटता है, क्योंकि वरुण की परीक्षा में बहुत ही कम नंबर आए थे। और दूसरी तरफ विनोद जब अपने घर जाता है तो उसकी बेटी उर्वशी जल्दी से अपने पिता के पास आती है। पिताजी, ये देखिए, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, शाबाश। विनोद और उर्वशी बहुत खुश थे। सब सही से चल रहा था और समय बीतता गया। अब उर्वशी बड़ी हो गई थी और वो कॉलेज जाने लगी थी और दूसरी तरफ सेठ का बेटा वरुण भी बड़ा हो गया था और वो उर्वशी के साथ ही कॉलेज में उससे एक बड़ी क्लास में पढ़ता था। लेकिन वो कॉलेज में पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था और पढ़ाई पे कुछ खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन, उर्वशी बेटा, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है।
सेठ ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। लेकिन पिताजी, अभी तो मुझे खाना बनाना है। आप थोड़ी देर रुकिए। नहीं बेटा, अभी मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा होगा और बाहर कुछ खा लूँगा मैं। विनोद जल्दी से सेठ के घर के लिए निकल जाता है। उर्वशी खाना बनाती है और सोचती है, पिताजी को सेठ जी के घर खाना दे आती हूँ और वहीं से कॉलेज भी चली जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। उर्वशी सेठ जी के घर जाती है और वो वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ वरुण आ जाता है और उर्वशी को देखता है और पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी, वो मेरा नाम उर्वशी है। मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं। मैं उनको बस खाना देने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम विनोद अंकल की बेटी हो। तुम खाना मेरे पास दो, मैं अंदर रख देता हूँ। अभी अंकल और पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है। उर्वशी खाना देकर निकल ही रही थी कि तभी वरुण बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे अपने कॉलेज जाना है अभी। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो तुम? तब वरुण को पता चलता है कि ये तो उसी के कॉलेज में पढ़ती है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है। वरुण उर्वशी को अपनी बाइक पर बैठाकर कॉलेज ले जाता है। ऐसे ही वो हर रोज कॉलेज में मिलने लगे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। हम शादी कब करेंगे? तुम्हारे पिताजी मान तो जाएंगे ना? अरे हाँ, मैं तो पिताजी को मना लूँगा। वैसे भी इतनी सुंदर और पढ़ने में होशियार बहू पिताजी को कहीं नहीं मिलेगी। कुछ समय बीतने के बाद वरुण अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? उसका खानदान कैसा है? पिताजी, वो जो हमारे विनोद अंकल की बेटी है वो। क्या? अपना विनोद जो हमारे यहाँ काम करता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तू इस घर के नौकर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है? पिताजी, वो बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ने में बहुत होशियार है। ये पढ़ाई लिखाई की बात है, तू मुझे मत समझा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरी शादी किसी बड़े घर में ही होगी और वो नौकर की बेटी कभी इस घर की बहू नहीं बन पाएगी। वरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब विनोद काम पर सेठ के घर आता है तो सेठ विनोद को बहुत बुरा भला बोलता है और उसे काम से भी निकाल देता है और विनोद बेचारा दुखी होकर घर चला जाता है। विनोद जब अपने घर जाता है तो उर्वशी अपने पिता को ऐसे उदास देखकर उनके पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? विनोद उर्वशी को वो सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि सेठ ने उसे काम से निकाल दिया है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। और दूसरी तरफ वरुण पूरी तरह उर्वशी के प्यार में पागल हुआ था। वो तो बस अब उर्वशी से ही शादी करना चाहता था और किसी से भी नहीं। और उसके पिता बस यही सोच रहे थे कि वो उस गरीब बेटी से अपने बेटे की शादी कैसे होने से बचाएं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण विनोद के घर रिश्ता लेकर उन्हें जाना ही पड़ा। एक दिन सुबह सुबह विनोद के दरवाजे पर कोई आया। उर्वशी बेटा, जरा देखो तो कौन आया है। पिताजी, वो सेठ जी आए हैं। सेठ विनोद से बात करता है और शादी के लिए मान जाता है। सब कुछ सही से हो रहा था, लेकिन सेठ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पता था कि विनोद से दहेज में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। शादी वाला दिन आ गया
सब शादी की तैयारियों में लगे थे और बारात आने का समय हो गया था। विनोद ने जो भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो सब आज अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। घर के बाहर बारात आ गई थी। सब बहुत खुश थे, सिर्फ सेठ को छोड़कर। तभी सेठ विनोद को बुलाता है और कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सेठ और विनोद कमरे में जाते हैं। देख विनोद, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से तभी करूँगा जब तू दहेज में अपनी बेटी को 5 लाख रुपए देगा। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं कहाँ से इतने सारे पैसे दूंगा? आप तो सब जानते हो, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब अपनी बेटी की पढ़ाई में और अब उसकी शादी में लगा दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सेठ जी। देख, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। तेरी बेटी की डोली तभी उठेगी जब तू मुझे 5 लाख रुपए देगा। विनोद अपनी पगड़ी उतारकर सेठ के कदमों में रख देता है और उससे बोलता है, उसके घर की इज्जत अब आपके हाथों में है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो अपने घर को मेरे नाम कर दे। विनोद बेचारा बहुत रोता है और अपने घर के पेपर सेठ को दे देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं और उनकी ये सारी बातें उर्वशी दूसरे कमरे में सुन रही थी। वरुण जब उर्वशी को हार पहनाने लगता है तभी, रुको, मुझे शादी नहीं करनी। जो एक पिता का दर्द नहीं समझ सकता कि कैसे अपनी पूरी उम्र की कमाई पिता एक ही दिन में लुटा देता है और इतने प्यार से पाली हुई बेटी किसी दूसरे इंसान को सौंप देता है। ये सोच करके शायद ये भी उससे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि उसके पिता उसे करते हैं। तुम जैसे लालची लोगों की जगह तो जेल में है। चलो वरुण बेटा, हमें ऐसे गरीब परिवार में शादी नहीं करनी। उर्वशी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। वरुण, अगर तुम्हें इससे ही शादी करनी है तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सेठ वहाँ से चला जाता है और वरुण उर्वशी से शादी कर लेता है। वरुण, उर्वशी और विनोद साथ में रहने लगते हैं। उन दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। कुछ महीनों के बाद वरुण के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विनोद से माफी मांगता है और विनोद भी उसे माफ कर देता है और फिर उसके बाद से सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई सोने के गाय घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत सारे ग्वाले एक साथ रहा करते थे। उन ग्वालों के पास बहुत सारी गाय थी। वो ग्वाले रोज सुबह अपनी गाय का दूध निकाल कर एक साथ शहर दूध बेचने जाया करते थे और शाम होने से पहले अपने गांव वापस लौट जाते थे। उसी ग्वालों के बीच एक कृष्णा नाम का व्यक्ति रहता था जिसके पास सिर्फ एक गाय थी, लेकिन वो बाकी गायों से दुगना और अच्छा दूध देती थी, जिसकी वजह से वो अपनी एक गाय का दूध बेचकर ही बाकियों से दुगना पैसा कमा लेता था और इसीलिए उसने अपनी गाय का नाम नंदिनी रखा था। वो अपनी नंदिनी गाय की बहुत सेवा करता था और उसे हमेशा हरी हरी घास खिलाता था। वहीं दूसरी ओर गांव के कई ग्वाले अपनी गाय को ढंग से खिलाते भी नहीं थे और अगर कम दूध देती तो उसे मारते पीटते भी थे। ऐसे ही एक दिन कृष्णा रमेश को सुबह सुबह अपनी गाय को मारते हुए देखता है, जो उसका पड़ोसी है, तो बोलता है, तुम क्यों अपनी गाय को हमेशा मारते पीटते रहते हो? बेचारी रोज दर्द से कराती रहती है, कभी उसका ध्यान रख लिया करो।
इतने मासूम जीव को मारना सही नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं अपनी गाय को मारूं, पीटूं या जो मर्जी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी एक गाय तो हम सब की गायों से ज्यादा दूध देती है ना, इसलिए तुम ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। जाकर अपना काम करो। अरे भाई, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी गाय तुम लोगों की तरह ही दूध देती है, लेकिन मैं अपनी गाय को तुम लोगों की तरह मारता पीटता नहीं हूँ। उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है और हमेशा उसे हरी घास देता हूँ ताकि वो स्वस्थ रहे, और उसका पूरा ख्याल रखता हूँ, इसलिए सही से दूध देती है। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारी गाय भी तुम्हें अच्छे से दूध देगी। अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ। हमें क्या करना है और क्या नहीं, समझे? और यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे शहर भी जाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई, मैं तो बस इतना कह रहा था कि ऐसे मासूम जीव को मारा मत करो। वो बेचारा बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, जाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और रमेश के जाने के बाद कृष्णा उसकी गाय के पास जाता है और उसके घाव पर दवाई लगाते हुए बोलता है, तुम रो मत गाय माता। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं उस निर्दयी से तुम्हें खरीद लेता। कितनी बेरहमी से मारता रहता है और ढंग से खाने को भी नहीं देता। ये लो, तुम हरी घास खाओ। और उसके सर पर सहलाकर उसे हरी घास खिलाने लगता है। उसके बाद वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी नंदिनी के आगे घास डालकर उसके सर पर सहलाता है। दूध निकालकर वो भी दूध बेचने शहर चला जाता है। जिस शहर में वो दूध बेचने जाता था, वहाँ के लोगों के बीच कृष्णा का दूध काफी ज्यादा मशहूर था। आ गए कृष्णा, हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। ये बाकी दूध वाले पता नहीं कैसा दूध लेकर आते हैं, जिसमें दूध कम पानी ज्यादा लगता है, लेकिन एक तुम ही हो जो बिल्कुल शुद्ध बिना मिलावट का दूध बेचते हो। इसीलिए मैं उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम दूध लेकर आओगे। शुक्रिया चाची जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे बताइए, आपको कितना दूध दूं? बेटा, आज मुझे 5 लीटर दूध दे दो। आज 5 लीटर? क्यों? वो घर में थोड़े मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए चाहिए था। ठीक है, ये लीजिए। ये ले तू, आज मैं तुझे दुगना कीमत दूंगी। अरे चाची जी, क्यों? आप 5 लीटर की जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए। बेटा, ये तेरी ईमानदारी के लिए है, वरना आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन है भला। आपकी बात तो सही ही है चाची जी। शहर के सारे लोग ज्यादातर कृष्णा से ही दूध लेते थे, जिसकी वजह से कृष्णा को बहुत मुनाफा होता था और बाकी गांव वालों को उतना नहीं हो पाता था। इसीलिए गांव के अधिकतर लोग उससे बहुत जलते थे। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन कृष्णा की गाय नंदिनी बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो दूध देना बंद कर देती है। क्या हुआ नंदिनी तुम्हें? तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? चिंता मत करो, तुम जल्द ही सही हो जाओगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। कृष्णा सुनो, मौसम बदलने की वजह से तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ी है। तुम इसका फिलहाल खास ध्यान रखना और जो दवाई लिख कर दे रहा हूँ
वो सारी दवाई टाइम पर देते रहना, जल्दी ही सही हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस मेरी नंदिनी सही हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कृष्णा ने घर में जो पैसे जमा कर रखे थे वो गाय के इलाज में लगाने लगता है। कई हफ्तों तक वो कई डॉक्टर को दिखाता है और कई तरह की दवाई देता है। इसके बावजूद उसकी गाय नंदिनी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इधर उसकी गाय नंदिनी दूध भी नहीं दे रही होती। क्या हुआ नंदिनी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? लगता है किसी ने तुम्हें नजर लगा दी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और अभी तक तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तुम बस सही हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। और उसका इलाज जारी रखता है। इतना ही नहीं, जब वो गांव के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा देता है लेकिन नंदिनी की तबीयत में तब भी कोई सुधार नहीं आता, तो वो उसे शहर में अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लेकर जाता है, जिसके लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है। और वो अपना घर बार बेचकर उसे शहर इलाज के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ की दवाई से भी कृष्णा की गाय में कुछ खास सुधार नहीं आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता नंदिनी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? अब तो बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी गाय को ठीक कर दो। ये कृष्णा कितना दयालु है। इसने मेरे इलाज के चलते अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं छोड़ा। जबकि इसके गांव वालों ने मेरी बीमारी की वजह से हमें गांव से निकाल दिया ताकि उनकी गायों को बीमारी ना हो जाए। और कृष्णा भी हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है कि वो आगे अपनी गाय का इलाज कैसे कराएगा और अब क्या होगा। उसी समय एक बहुत तेज रोशनी होती है और वो गाय देखते ही देखते सोने की जादुई गाय में बदल जाती है और उससे बोलती है, कृष्णा उदास मत हो, मेरी तरफ देखो, मैं स्वर्ग लोक की एक जादुई सोने की गाय हूँ। याद है तुम्हें मैं इसी जंगल में मिली थी और तुम्हारा सबके प्रति दयालु और अच्छे स्वभाव को देखकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने साथ रख लिया था। और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती थी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती थी, जिसमें तुम सफल हो गए। तुमने मेरा अंत तक साथ ना छोड़ा और मेरी सेवा करते रहे और मेरे लिए तुमने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। तुम सच में बहुत दयावान और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर देखते ही देखते उस गाय के ऊपर सोने का आलीशान घर बन जाता है, जिसके अंदर कृष्णा की सारी सुख सुविधा की चीजें होती हैं और अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं। ये सब देखकर कृष्णा बहुत हैरान रह जाता है और उसे इन सब पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शुक्रिया गौ माता, तुमने मेरी मदद की। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुमने भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं इन सोने के सिक्कों को गांव के गरीब लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णा उस जादुई सोने के गाय घर में खुशी खुशी रहने लगता है।
ऐसे ही सब सही चल रहा होता है कि एक दिन उस गांव में तूफान आ जाता है जिसमें कृष्णा पहले रहा करता था और गांव के सारे लोग जंगल की ओर भागते हुए अपना बसेरा ढूंढ रहे होते हैं कि तभी रमेश की नजर कृष्णा पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई कृष्णा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम मेरी और इन गांव वालों की मदद कर सकते हो? तुम हमें अपने घर में रहने दे सकते हो जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता? हाँ, क्यों नहीं रमेश, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और ये गांव वाले मेरा परिवार है। तुम सब इस घर में आराम से सुरक्षित रह सकते हो। ये सुनकर गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी सोने के गाय के उस जादुई घर में तब तक रहने लगते हैं जब तक कि गांव का माहौल अच्छा नहीं हो जाता। और जैसे ही तूफान शांत होता है, सभी गांव वाले उसे शुक्रिया करते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।